नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। कश्मीर में अनुच्छेद 370 से कांग्रेस को कितना लगाव था, ये सब जानते हैं। लेकिन अब तो कश्मीर को अनुच्छेद 370 फ्री हुए 2 साल होने वाले हैं। लेकिन कांग्रेसी नेताओं में इस धारा को लेकर गजब की ललक है, जिसका इजहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने किया है, वो भी पाकिस्तानी पत्रकार से। दिग्विजय सिंह ने पाकिस्तान को भरोसा दिया है कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो कश्मीर में अनुच्छेद 370 भी लौट आएगी। दिग्विजय सिंह के इस बयान का ऑडियो बीजेपी ने बम की तरह फोड़ा है, जिसकी गूंज से आज कैसे दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक इसकी गूंज सुनाई दी, ये आपको दिखाएंगे और विस्तार से बताएंगे भी। अनुच्छेद 370 पर कांग्रेस को मिली डोज के बाद हम कोरोना वैक्सीन की डोज पर बात करेंगे। आपको याद होगा, थोड़े दिन पहले जब यूपी के 20 लोगों को गलती से वैक्सीन की 2 अलग अलग डोज लगा दी गई थी, तो सवाल उठा था कि क्या एक डोज कोवैक्सीन की और दूसरी डोज कोविशील्ड की लगाई जा सकती है। अब इस सवाल का जवाब मिल गया है। इसी महीने कनाडा और बहरीन जैसे देशों ने वैक्सीन डोज की मिक्सिंग को मंजूरी दे दी है। तो क्या भारत में मिक्स डोज को हरी झंडी मिलेगी? इस सवाल का भी जवाब आज हम आपको देने वाले हैं। क्या आपको पता है कि सरकार एम्बुलेंस पर 28% जीएसटी वसूलती है? इसका मतलब यह हुआ कि सरकार की नजरों में अब तक एक एम्बुलेंस और एक लग्जरी कार में कोई अंतर नहीं था, क्योंकि 28% जीएसटी के स्लैब में सिर्फ चुनिंदा लग्जरी आइटम्स ही आते हैं, जिनमें अब तक एम्बुलेंस भी शामिल थी। लेकिन अब सरकार ने एम्बुलेंस पर जीएसटी घटाने का फैसला लिया है। साथ ही कोरोना महामारी में जीवन रक्षक दवाओं और उपकरणों पर भी जीएसटी की दरें घटा दी गई हैं, जिनके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं और सरकार से सवाल भी पूछेंगे कि ये फैसला लेने के लिए क्या अब तक कोरोना की दूसरी लहर के थमने का इंतजार किया जा रहा था। ये तमाम खबरें आप तक विस्तार से पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले लेकर चलते हैं आपको कश्मीर। अनुच्छेद 370 गुजरे जमाने की बात हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस नेताओं के दिलों में अभी भी इसके प्रति प्यार धारा प्रवाह बहता है, जिसका इजहार वो अक्सर करते रहते हैं। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने अनुच्छेद 370 पर अपने दिल की बात कही है, वो भी एक पाकिस्तानी पत्रकार से, जिसका ऑडियो सबूत है। ऑडियो सबूत बीजेपी ने आज रिलीज किया है। सबसे पहले आप ये ऑडियो ही सुन लीजिए, जिसमें दिग्विजय सिंह पाकिस्तान को कश्मीर में दोबारा से अनुच्छेद 370 लागू करने का दे रहे हैं आश्वासन। Democracy was not there in Kashmir when they revoked Article 370. Then Insaniyat was not there because they put everyone behind bars. And Kashmiriyat is something which is basically the fundamentals of secularism. Because in a Muslim majority state, there was a Hindu Raja, and both worked together. In fact, the reservation in Kashmir was given to the Kashmiri Pandits in government services. So therefore, the decision of revoking Article 370 and reducing the statehood of J&K is extremely, I would say, sad decision, and the Congress party would certainly have to have a relook on this issue. आज तक इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन दिग्विजय सिंह ने पाकिस्तानी पत्रकार के साथ अपनी चैटिंग के इस ऑडियो की पुष्टि कर दी है। इसीलिए शक की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। लेकिन अब कांग्रेस की मंशा पर शक जताया जा रहा है। पूछा जा रहा है कि क्या अनुच्छेद 370 पर दिग्विजय सिंह की राय और कांग्रेस पार्टी की राय एक ही है? क्या अनुच्छेद 370 पर कांग्रेस पाकिस्तान की विचारधारा का समर्थन करती है? दिग्विजय सिंह तो धारा 370 को लेकर अपने मन की बात कह गए, लेकिन कांग्रेस को मुसीबत में डाल गए। पहले बीजेपी ने यह ऑडियो बम फोड़ा और फिर कांग्रेस पर आरोपों की सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। देखिए। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। आप भी यूनाइटेड नेशन की मॉनिटरिंग लोग करते हैं, वहाँ एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? माननीय अध्यक्ष जी, ये वो लोग हैं जिनको कश्मीर की आवाम पे भरोसा नहीं है और इसलिए ऐसी भाषा बोलते हैं। हम वो है जिनको कश्मीर की आवाम पे भरोसा है।
ये अगस्त 2019 की बात है, जब संसद में मोदी सरकार ने कश्मीर से धारा 370 के खात्मे का ऐलान किया था। जिसका सपना बीजेपी अपनी शुरुआत से देखती थी, उसे मोदी सरकार ने पूरा कर दिया था। ये कांग्रेस के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के करीब 2 साल बाद अब एक बार फिर सियासत की चिंगारियां भड़कने लगी हैं। जिसके केंद्र में है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का एक ऑडियो, जिसे बीजेपी ने जारी किया है। Is extremely, I would say, sad decision, and the Congress party would certainly have to have a relook on this issue. ये क्लब बोर्ड चैट ऑडियो है, जिसमें दिग्विजय सिंह एक पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल का जवाब दे रहे हैं, जिसमें से बीजेपी जिन बातों को सबसे ज्यादा हाईलाइट कर रही है, उसमें पहली बात तो यह है कि दिग्विजय सिंह दावा कर रहे हैं कि जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो कश्मीर में आर्टिकल 370 को दोबारा बहाल करने पर विचार किया जाएगा। और दूसरी बात यह कि दिग्विजय सिंह धारा 370 को लेकर यह आश्वासन पाकिस्तानी पत्रकार को दे रहे हैं। अब बीजेपी सीधे सीधे और साफ साफ शब्दों में आरोप लगा रही है कि धारा 370 पर कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ है। वो किस प्रकार से बाहर भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और किस प्रकार पाकिस्तान के साथ हां में हां मिला रहे हैं, वो हम सब ने आज टीवी चैनलों के माध्यम से सुबह से देखा हुआ है। कोई नई बात नहीं है। ये वही दिग्विजय सिंह हैं जिन्होंने पुलवामा हमले को एक दुर्घटना मात्र बता दिया था। आतंकवादी घटना बताने से भी वो कतरा रहे थे। ये वही दिग्विजय सिंह है जिन्होंने कहा था 26/11 तो आरएसएस की साजिश है, और किस प्रकार से उस समय पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का प्रयास किया था। एक पैटर्न है। आप अगर डॉट्स को ज्वाइन करेंगे तो आप देखेंगे आज जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा है, मुझे तो पूरा शक है कि ये पूरा का पूरा स्टेज मैनेज था। उस पत्रकार को दिग्विजय सिंह या कांग्रेस पार्टी के किसी बड़े नेता ने ही कहा होगा कि ये सवाल आप पूछना। ऐसा नहीं है कि उसने कोई रैंडम सवाल पूछ लिया। ये सब स्टेज मैनेज्ड होता है। ये टूल किट का हिस्सा है। दिग्विजय सिंह की क्लब बोर्ड चैट को हथियार बनाकर बीजेपी ने कांग्रेस पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। गिरिराज सिंह ने कहा, पाकिस्तान ही कांग्रेस का पहला प्यार है और कांग्रेस ही पाकिस्तान को हथियाने में मदद करेगी। किरण रिजिजू ने कहा कि भारत की छवि को नष्ट करने और भारतीय सेना का उपहास करने के लिए पाकिस्तान और कांग्रेस के विचार समान हैं। बीजेपी ने संसद में नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी की स्पीच का हवाला देते हुए धारा 370 हटाने पर कांग्रेस के विरोध को देश विरोधी तक बता दिया और इसके लिए सीधे सोनिया गांधी को जिम्मेदार ठहरा दिया। कहते ये इंटरनल मैटर है, हो गया। आपने एक स्टेट को मतलब बाइफर्केशन कर दिया, हो गया। लेकिन नहीं, लेकिन मेरा कहना है कि 1948 में जहां यूनाइटेड नेशंस की मॉनिटरिंग हो रहे हैं, वो क्या इंटरनल मामला है? नंबर 1। शिमला एग्रीमेंट, लाहौर समझौता हम लोग किए थे, वो क्या इंटरनल मामला थे? ये बायलैटरल। कुछ दिन पहले जयशंकर जी पोम्पियो जी को कहा कि ये हमारा बायलैटरल मामला है, आप इसमें दखल अंदाज मत करो। तो फिर उसके बाद भी क्या जम्मू कश्मीर इंटरनल मामला हो सकता है? ये तरह तरह की बात है। जब मैं जम्मू और कश्मीर बोलता हूं तो पीओ को इसके अंदर ही आता है। एक सेकंड भाई, सुनो तो, सुनिए तो, आप मुझे बोलने नहीं देंगे। आप मैं स्पष्ट करता हूं, माननीय मंत्री जी प्लीज। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य, इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीए को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। पार्लियामेंट में आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी खड़े होकर आर्टिकल 370 के विषय में अपना वक्तव्य आरंभ ही करने वाले थे, तभी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है कांग्रेस पार्टी की ओर से अधीर रंजन चौधरी, वो तुरंत खड़े हो जाते हैं, तत्क्षणात खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर कहते हैं नहीं, ये चर्चा हम कैसे कर सकते हैं? ये तो बायलैटरल इशू है, ये आर्टिकल 370 तो द्विपक्षीय इशू है। उत्तराखंड का ले लीजिए। बीजेपी के ताबड़तोड़ आरोपों और हमलों के बावजूद दिग्विजय सिंह अपनी बात पर अड़े हुए हैं। उन्होंने आज तक से कहा है कि कांग्रेस ने कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने का विरोध किया था। जम्मू कश्मीर के लोगों को विश्वास में लिए बिना जिस तरह धारा 370 हटाई गई, कांग्रेस उसके खिलाफ थी।
लेकिन दिग्विजय सिंह के इस क्लियर स्टैंड से कांग्रेस ने कन्नी काट ली है। दिग्विजय सिंह वोट क्लब चैट में पाकिस्तानी पत्रकार को जो आश्वासन दे रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी का नहीं बल्कि दिग्विजय सिंह की निजी सोच है। कांग्रेस की बातों से ऐसा ही लगता है, यानी दिग्विजय सिंह को अपनी ही पार्टी में समर्थन हासिल नहीं हुआ, लेकिन कश्मीर में गुपकार अलायंस से समर्थन प्राप्त हो चुका है। फारूक अब्दुल्ला ने तो दिग्विजय सिंह को बधाई भी दी है। And I'm very grateful to Digvijay Singh ji. He has realized the sentiments of the people, as other parties of the nation who have also spoken about it. And they are very clear about it, that what you have done, you are losing the will of the people for the nation. And I think he has done well, and I welcome it heartily, and I hope that the present government will look into this again and try and win the heart of the people of the state. दिग्विजय सिंह के वोट क्लब चैट को लेकर सियासत चल रही है, वो अपनी जगह है, लेकिन कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह की बातों से कांग्रेस को जितना नुकसान हुआ उससे ज्यादा तो बीजेपी का ही फायदा हो गया है और बैठे बिठाए कांग्रेस को घेरने के लिए मुद्दा मिल गया है। हिमांशु मिश्रा और मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। अनुच्छेद 370 की बहाली को लेकर दिग्विजय सिंह ने अपने दिल की बात तो कह दी, लेकिन क्या ये कांग्रेस के मन की भी बात है? कांग्रेस ने फिलहाल दिग्विजय सिंह के बयान से किनारा कर लिया है, लेकिन कांग्रेस को इस बात का जवाब तो देना ही चाहिए कि क्या अपने नेताओं के बयानों से वैचारिक तौर पर कांग्रेस को पाकिस्तान के साथ खड़ा होने में कोई ऐतराज नहीं है? क्या कांग्रेस को नहीं लगता कि ऐसे बयानों का इस्तेमाल पाकिस्तान भारत के खिलाफ हथियार के तौर पर कर सकता है? और क्या वाकई कांग्रेस में एक धड़ा जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को दोबारा से बहाल करने के पक्ष में है? कांग्रेस को इन सवालों के जवाब देने चाहिए, क्योंकि जैसा बयान दिग्विजय सिंह ने दिया है वैसे ही बयानों के जरिए तो पाकिस्तान दुनिया भर में भारत की छवि को धूमिल करने का भरपूर प्रयास करता रहा है। और यह कोई पहली बार नहीं है जब किसी कांग्रेसी नेता ने अनुच्छेद 370 के बहाने पाकिस्तान की विचारधारा को प्रमोट किया हो। पहले भी कई नेता कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के मन की बात कहते रहे हैं। नवंबर 2020 में जम्मू कश्मीर यूथ कांग्रेस के नेता जहांजेब सिरवाल ने कहा था कि जो बाइडेन के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका की मदद से जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35A को फिर से बहाल करवाएंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला भी कह चुके हैं कि उन्हें उम्मीद है कि चीन की मदद से जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को फिर से लागू किया जाएगा। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ऐसे बयान देने में सबसे आगे रहे हैं। वो तो मोदी सरकार को हटाने के लिए पाकिस्तान से मदद करने तक की गुहार लगा चुके हैं, जिसे सुनकर पाकिस्तान न्यूज चैनल के एंकर भी हैरान रह गए थे। वर्ष 2015 में पाकिस्तानी न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में मणिशंकर अय्यर ने क्या कहा था, इसका एक अंश आपको दिखाते हैं। क्या करने की जरूरत है इंडिया पाकिस्तान को ताकि ये पैसे खत्म? पहले तो मोदी को निकालो, पूरे मोदी को नहीं तो बात आगे बढ़ने वाली नहीं है। और जब भी बात तो आगे बढ़ती है, नहीं, आप ISI से कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं कि मोदी को निकालो? आपने निकाला है? नहीं, मेरा ये कहना है कि हमें 4 साल और इंतजार करना होगा। ये सब बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं कि मोदी साहब के रहते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं, मुझको नहीं लगता है। कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने का विरोध करने में कोई बुराई नहीं है। हमारे देश में सभी को अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार मिला हुआ है, संविधान ने दिया है। लेकिन जब इस संवैधानिक अधिकार के बहाने पाकिस्तान को समर्थन देने वाली बयानबाजियां की जाएंगी तो सवाल तो उठेंगे ही, और कांग्रेस से पूछा भी जाएगा कि जब संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, रूस, चीन तक ने अनुच्छेद 370 पर पाकिस्तान की नहीं सुनी तो कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को आखिर क्या पड़ी थी जो उन्होंने पाकिस्तान को अनुच्छेद 370 दोबारा लागू करने का दिलासा दे दिया। सच यह है कि ऐसे बयान पाकिस्तान को भारत के खिलाफ बोलने का मौका देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात बीजेपी के मिशन की कर लेते हैं। 2022 की दिल्ली की सियासी गलियारों में इन दिनों केंद्रीय मंत्रिमंडल में बदलाव की चर्चा लगातार गर्म है, खूब हो रही है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मैराथन बैठक भी हुई थी। प्रधानमंत्री मंत्रालयों की समीक्षा में जुटे हुए हैं। उधर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली से वापस लौटकर लगातार बैठक कर रहे हैं।
ऐसी अटकलें हैं कि दिल्ली के साथ ही साथ यूपी में भी कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है। माना जा रहा है कि ये तमाम फेरबदल अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हो रहे हैं। क्या है बीजेपी की रणनीति, इस पर आज तक की ये रिपोर्ट देखिए। बंगाल चुनाव के नतीजे, कोरोना की भीषण त्रासदी, महंगाई का उठता मीटर, मोदी सरकार और बीजेपी के सामने चुनौती कई हैं, और वो भी तब जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। सरकार डैमेज कंट्रोल के मूड में है, पूरी व्यवस्था का रिव्यू हो रहा है, अफसर परखे जा रहे हैं, मंत्रियों की रिपोर्ट कार्ड तैयार हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पिछले 4 दिनों से पीएम एक-एक कर मंत्रालयों के काम को परख रहे हैं। अब तक 18 मंत्रालयों की समीक्षा की गई है। इनमें कृषि, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कोयला और खनन, पेट्रोलियम, स्टील, शहरी विकास, नागरिक उड्डयन, रेलवे, संस्कृति, पर्यटन, जनजातीय कार्य मंत्रालय, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी, पर्यावरण, सड़क और परिवहन, स्किल डेवलपमेंट के साथ उत्तर पूर्वी विकास मंत्रालय शामिल है। पीएम मोदी छोटे छोटे मंत्रियों के समूहों से मिल रहे हैं। इनमें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कौशल विकास मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, नागरिक उड्डयन और शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी और सड़क परिवहन राज्य मंत्री वीके सिंह मुलाकात कर चुके हैं। पीएम से मिलने वालों में मंत्रालयों के राज्य मंत्री भी हैं। माना जा रहा है कि मंत्रियों के साथ उनके मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा। ये पूरी एक्सरसाइज इसी फेरबदल से पहले की जा रही है। पीएम मोदी की कैबिनेट के फेरबदल को लेकर अटकलें इसलिए तेज हो गई हैं क्योंकि पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों की परफॉर्मेंस ऑडिट करना शुरू कर दिया है। अब देखना यह है कि उनकी कैबिनेट में किन नए चेहरों को जगह मिलती है और किन को बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। कैबिनेट में फेरबदल की संभावना इसलिए भी प्रबल हो जाती है क्योंकि चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह भी यूपी के कुछ क्षेत्रीय दलों के नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं, जिनमें अपना दल की अनुप्रिया पटेल भी हैं। माना जा रहा है कि यूपी चुनाव से पहले अनुप्रिया पटेल को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। यानी ये तय है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल में मिशन 2022 का अक्स भी दिखेगा। उन राज्यों को तवज्जो मिल सकती है जहां चुनाव है। मिशन 2022 को लेकर पीएम मोदी और बीजेपी आलाकमान ने 5 राज्यों के चुनावों को लेकर अपनी कमर कस ली है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष को हटाकर यह संदेश साफ दे दिया था कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता है। योगी आदित्यनाथ को दिल्ली तलब कर पार्टी ने यह संदेश दिया है कि सरकार और संगठन को साथ लेकर चलना होगा, नहीं तो चुनावों में उन्हें कहीं मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान और हरियाणा जैसे नतीजे देखने को ना मिले। बीजेपी का फिलहाल पूरा फोकस यूपी पर है। दिल्ली से मार्गदर्शन और मंत्र लेकर यूपी लौटे योगी आदित्यनाथ लगातार मंथन में जुटे हैं। बैठकों और मुलाकातों से उत्तर प्रदेश में भी मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल के संकेत मिले हैं। सबने अपने लिए ये कहा है कि अगर गठबंधन को मजबूत रखना है तो मंत्री पद तो है ही, साथ साथ गठबंधन में पावर शेयर होना चाहिए। इसका मतलब ये कि मंत्री पद के अलावा बोर्ड, निगम, ऐसे में जो भी अध्यक्ष, सदस्य, इन लोगों की जो जगह है उसमें भी इनके लोगों को, इनके कार्यकर्ताओं को जगह दी जानी चाहिए। मतलब बीजेपी मिशन 2022 के लिए पूरी तरह से एक्शन में आ गई है और रणनीति घर को दुरुस्त करने और सहयोगियों को साथ लेकर चलने की है, खासकर छोटे दल जो हार जीत में बड़ा अंतर लाने की ताकत रखते हैं। दिल्ली से पोलोमी साहा और हिमांशु मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। तो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बैठकों का दौर लगातार जारी है। इसी के साथ खबरदार में छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन जब वापस लौटेंगे तो बात होगी वैक्सीन की। देश भर में अब तक करीब 24 करोड़ लोगों को लग चुकी है वैक्सीन की पहली डोज। दिखाएंगे ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए आज तक। आप देख रहे हैं खबरदार और अब बात वैक्सीनेशन प्रोग्राम की। देश में अब तक करीब 24 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डोज लगी है। इनमें 4 करोड़ 63 लाख को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। यह आंकड़ा देश के कुल जनसंख्या का 3.4% है, यानी वैक्सीनेशन की ये रफ्तार कम है।
इस बीच दुनिया के कई देशों ने एक ही वैक्सीन की 2 खुराकों की बजाय 2 अलग-अलग वैक्सीन लगाने पर शोध शुरू कर दिया है। कुछ वैज्ञानिक दावा करते हैं कि यह सेफ है और इससे ज्यादा इम्यूनिटी हासिल हो सकती है, लेकिन इन दावों पर वैज्ञानिक रूप से पूरा आकलन अभी नहीं हो पाया है। अगर भारत के संदर्भ में इन नई स्टडी को समझें तो सवाल यह है कि क्या भारत में 2 अलग-अलग डोज की वैक्सीन लगाने से वैक्सीनेशन प्रोग्राम में कुछ तेजी आ सकती है? अगर हां, तो अब तक इस पर कोई रिसर्च क्यों नहीं शुरू हुई? क्योंकि बिना किसी रिसर्च किए, बिना कोई अध्ययन किए यह कहा जा रहा है कि अगर दूसरी डोज किसी दूसरी वैक्सीन की लग गई तो कोई दिक्कत नहीं। देश के वैक्सीनेशन अभियान में अभी ये प्रोटोकॉल है कि दोनों डोज एक ही वैक्सीन की लगनी चाहिए। यानी अगर पहली डोज कोवैक्सीन की ली हो तो दूसरी डोज भी कोवैक्सीन की ही लेनी होगी। लेकिन मई में यूपी के सिद्धार्थनगर में कुछ गांव वालों को वैक्सीन की पहली डोज कोविशील्ड की और दूसरी डोज कोवैक्सीन की लगा दी गई। वजह लापरवाही थी, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब तक किसी को गंभीर साइड इफेक्ट की खबर नहीं है। अब सवाल उठता है कि क्या 2 अलग-अलग वैक्सीन लेना सुरक्षित है? दुनिया के कई देशों में वैक्सीन के डोज की मिक्सिंग पर रिसर्च हो रहा है। अमेरिका ट्रायल शुरू कर चुका है, ब्रिटेन में इसका क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है, कनाडा और बहरीन ने भी इसकी इजाजत दे दी है, फिनलैंड, नॉर्वे और फ्रांस में भी ऐसे ही ट्रायल हो रहे हैं। सवाल उठता है कि भारत में 2 अलग-अलग तरह की वैक्सीन डोज की जरूरत क्यों है? इसका जवाब उस कड़वे सच से मिलेगा जिसमें भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक देश होने के बावजूद कोरोना वैक्सीन की जबरदस्त किल्लत से जूझ रहा है। लोगों को वैक्सीन के लिए स्लॉट नहीं मिलते। ऐसे में भारत में भी वैक्सीन मिक्स्ड एंड मैच पर गंभीरता से विचार करने की मांग उठ रही है। 27 मई को नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा था कि वैक्सीन की अलग-अलग डोज से कोई दिक्कत नहीं और वो खुद इस पर ट्रायल का विचार कर रहे हैं। हमें सजग रहना है कि ऐसे नहीं हो, बिकॉज दैट इज हाउ इट शुड बी कि पहले जो टीका लगे उसी वैक्सीन का दूसरा टीका। लेकिन फिर भी अगर ऐसे हो भी गया है, सर्टेन कर लीजिए, उस व्यक्ति को बेसिकली नॉट टू वरी। इस चीज को इनफैक्ट एक्टिवली ट्रायल के तौर पे देखा जा रहा है कि क्या ऐसे मिक्स मैच करें तो कोई इसमें फायदा है, ऐसा सोचा जा रहा है और संभव भी है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर लें तो उन व्यक्ति विशेष को वरी करने की मेरे से आपसे जरूरत नहीं। सरकार के एक्सपर्ट की बात आपने सुनी, लेकिन जब तक ट्रायल नहीं होता, जब तक नतीजे नहीं आते, तब तक अलग-अलग डोज से दिक्कत ना होने की बात बिना सबूत के कैसे कही जा सकती? ये पता होना चाहिए कि प्रक्रिया कितनी सुरक्षित है और इसकी भी गारंटी होनी चाहिए कि इससे कोई गंभीर साइड इफेक्ट ना हो। लेकिन मेडिकल एक्सपर्ट्स की राय भी समझनी चाहिए। इस तरह की रिसर्चेस चल रही हैं कि 2 वैक्सीन के कॉम्बिनेशन से क्या हम बेहतर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं। इसकी थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है और जो प्रिलिमिनरी डाटा हमें यूरोप के देशों से मिल रहा है, यूएस से मिल रहा है, इसमें हमने देखा जब 2 वैक्सीन के कॉम्बिनेशन को यूज किया जा रहा है तो पेशेंट का इम्यून रिस्पॉन्स बेहतर है। पेशेंट में कोविड वायरस से लड़ने की ज्यादा क्षमता है। ये आशा की जा रही है कि बीमारी को रोकने में भी ये अच्छा काम करेंगे। वैक्सीन के मिक्स एंड मैच से क्या सिर्फ वैक्सीन की कमी से ही निपटा जा सकता है या फिर इसके और भी फायदे हैं? मसलन क्या 2 अलग-अलग वैक्सीन डोज से ज्यादा एंटीबॉडीज बनेंगी? और ये भी अलग-अलग टेक्नोलॉजी से बनी वैक्सीन बदलते वायरस के ताकतवर वेरिएंट पर ज्यादा कारगर रहेंगे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी के मुताबिक ट्रायल में इसके अच्छे नतीजे आए हैं। इम्यून रिस्पांस भी बेहतर हुआ है। जो को वैक्सीन ए लिया है पहली डोज, बी भी वही वैक्सीन होना चाहिए। इसके साथ साथ ये बिल्कुल एक साइंटिफिक क्वेश्चन रहा है कि अगर हम मिक्स करते हैं वैक्सीन को तो क्या उससे फायदा होता है एंड एट द लीस्ट को नुकसान तो नहीं होता। तो व्हाट इज क्लियर है कि शायद नुकसान तो नहीं होता, लेकिन साइंटिफिक डेटा का वेट करिए। लेकिन ये भी बाहर सामने आया है कि अगर वैक्सीन ए के बाद बी लेते हैं तो कई बारी फायदा इम्यूनोजेनिसिटी में हो सकता है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन में ये डेटा हमारे पास उपलब्ध नहीं है,
ठीक है, लेकिन बाहर एस्ट्राजेनेका के बाद उन्होंने फाइजर यूज किया तो पाया कि अच्छा है। तो ये एक साइंटिफिक क्वेश्चन है, इसको साइंटिफिक तरीके से हमें स्टडी करना चाहिए कि ऐसे मिक्स करने से नुकसान ना हो, और मिक्स करने का अगर कोई फायदा है तो बाद में कोई हो सकता है कि ऐसा प्रोटोकॉल भी आए। कनाडा की नेशनल एडवाइजरी जो बोर्ड है इम्यूनाइजेशन की, उन्होंने डेफिनेटली गाइडलाइंस निकाली हैं जिसमें ये कहा गया है कि एस्ट्राजेनेका की अगर वैक्सीन लग रही है तो दूसरी डोज जो है वो आप किसी और वैक्सीन की ले सकते हो क्योंकि वो बेनिफिशियल होती है। बट इंडिया में अभी फिलहाल जो 2 वैक्सीन अवेलेबल हैं इस पर कोई स्टडी नहीं करी गई है। बहुत सारी कंट्रीज में स्टडीज चल रही हैं मिक्सिंग वैक्सीन की, जैसे कि यूएस, यूके, जहाँ पे 2 अलग अलग वैक्सीन दी जा रही हैं गैप के बाद, और देखा जा रहा है कि वो काफ़ी बेनिफिशियल है, ज़्यादा इम्यूनिटी दे रही है, ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बन रही हैं और वो एंटीबॉडीज़ ज़्यादा लास्ट कर रही हैं। बट इन 2 पर्टिकुलर वैक्सीन पे अभी कोई स्टडी नहीं हुई है, ऑलरेडी कुछ स्टडीज चल रही हैं। अगर वो सक्सेसफुल होते हैं तो डेफिनेटली ये मिक्सिंग करनी चाहिए। अब एक और सवाल है कि क्या वैक्सीन की 2 डोज के बीच समय का ज्यादा अंतर ठीक नहीं है? देश में फिलहाल कोवैक्सीन के पहले और दूसरे डोज में 28 दिन का अंतर रखा जा रहा है, जबकि कोविशील्ड के पहले और दूसरे डोज के बीच का गैप 84 दिन का है। सरकार ने पिछले महीने ही कोविशील्ड की 2 डोज के बीच गैप बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते कर दिया है। दावा यह है कि ऐसा करने से वैक्सीन का असर बढ़ जाएगा, लेकिन अमेरिका के महामारी एक्सपर्ट डॉक्टर एंथनी फाउची ने बिल्कुल अलग थ्योरी दे दी है। कहा है कि वैक्सीन के 2 डोज के बीच समय बढ़ाने से लोगों में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। अमेरिका के डॉक्टर एंथनी फाउची का मानना है कि 2 डोज के बीच में गैप बड़ा होने से संक्रमण का डर बना रहता है। वो ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी भारत में और कई अन्य देशों में डेल्टा वेरिएंट का जो स्ट्रेन है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली है और वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट भी कर रहा है। इसीलिए पहली डोज लगाने के बाद भी ब्रिटेन में देखा गया कि काफ़ी लोग दोबारा संक्रमित हुए, क्योंकि ब्रिटेन की सरकार ने भी पहली और दूसरी डोज के बीच में 3 महीने का अंतराल रखा था। फिर उन्हें ये अंतराल घटाना पड़ा क्योंकि डेल्टा वेरिएंट वहाँ पर कहर बरपा रहा है। और अब बात भारत की करें तो भारत में भी जो कोविशील्ड वैक्सीन हम यूज़ करते हैं उसकी पहली और दूसरी डोज के बीच में 3 महीने का अंतर भारत सरकार बोल रही है। इस वक्त भारत के पास वैक्सीन की कमी है, इसीलिए ये अंतराल बढ़ाया गया है। लेकिन अगर हम अमेरिका की बात करें तो फाइजर की डोजेस के बीच भी सिर्फ 3 हफ्ते का ही गैप यूके और अमेरिका सरकार ने रखा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक देश को हर्ड इम्यूनिटी तक पहुंचने के लिए करीब 64% जनसंख्या को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज देनी जरूरी है, और इसके लिए अभी 140 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन के डोज की जरूरत है। यानी तमाम दावों के बावजूद जून में भी भारत के कुल वैक्सीनेटेड लोगों का आंकड़ा 30 करोड़ के पार जाने की उम्मीद नहीं है। ऐसे में अगर वैक्सीन के 2 डोज के बीच के गैप को कम किया जाता है तो सरकार का दिसंबर तक वैक्सीनेशन को पूरा करने का मिशन आखिर कैसे कामयाब होगा? आज तक ब्यूरो। उधर आज जीएसटी काउंसिल की 44वीं मीटिंग में कई अहम फैसले हुए हैं, जिनमें सबसे अहम फैसला ये लिया गया है कि कोरोना महामारी से युद्ध में इस्तेमाल होने वाली कई जीवन रक्षक दवाओं और उपकरणों पर जीएसटी घटा दी गई है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने आपको जब जागो तभी सवेरा वाली कहावत क्यों सुनाई थी। आपको बताते चले कि जिस तरह की स्थिति इस वक्त बनी हुई है उसके मद्देनजर कई अहम और बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, और यकीनन आगे आने वाले वक्त में माना यही जा रहा है कि इसके मद्देनजर सरकार और तेजी से आगे बढ़ेगी। इन सब के बीच आपको यह भी बताते चले कि अगर आपको जीएसटी से जुड़ी हुई कोई कंफ्यूजन है तो उसको समझने के लिए हमारी ये रिपोर्ट देख लीजिए। देश में कोरोना की पहली लहर के बाद दूसरी लहर भी आकर जाने वाली है, और अब सरकार को कोरोना से बचाने वाले और इलाज में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों और दवाइयों पर जीएसटी घटाने का वक्त मिल गया है। There are 4 categories: medicines, oxygen generation equipments, testing kits and other machines. 4th, other COVID-related relief material. So the taxes on these were considered, and GOM suggested altering the rates. In none of them has the GOM recommended for an increase in the rates.
existing rates or further bring them down. कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीमीटर कई गुना ज्यादा दामों पर खुलेआम बिकता रहा। सबने देखा, रेमडेसिविर दवा के सौदागर मोटा मुनाफा कमाते रहे, सबको पता है। लेकिन अब जब कोरोना काबू में है तो सरकार ने इसके इलाज से जुड़ी चीजों पर जीएसटी घटाया है। ऑक्सीमीटर पर 12% से घटकर 5%, हैंड सैनिटाइजर पर 18 से घटकर 5%, वेंटिलेटर पर 12 से घटकर 5%, रेमडेसिविर पर 12 से घटकर 5%, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन पर 12 से घटकर 5%, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर 12 से घटकर 5%, थर्मामीटर पर 12 से घटकर 5%, हाई फ्लो नेजल कैनुला डिवाइस पर 12 से घटकर 5%, और कोविड की रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट पर 12 के बजाय 5% जीएसटी लगेगी। साथ ही ब्लैक फंगस की दवा टोसिलोजुमैब और इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन बी पर जीएसटी 5% से घटाकर 0 कर दी गई है। ये वो सारी चीजें हैं जिसकी कोरोना काल में डिमांड इतनी ज्यादा थी कि सप्लाई कम पड़ गई थी। अब उम्मीद है कि लोगों को ऊंची कीमतों से थोड़ी राहत मिलेगी। एक बहुत ही क्लियर प्रोविजन है जीएसटी लॉ के अंदर जो ये कहता है कि अगर कोई रेट कट होता है या अगर कोई क्रेडिट इंक्रीज होता है तो जो भी कंपनीज वगैरह इसको मैन्युफैक्चर करती हैं दे आर बाउंड टू पास ऑन द रेट कट टू द कॉमन पब्लिक। ये एक प्रोविजन है जीएसटी के अंदर सेक्शन 171 जिसे एंटी प्रॉफिटियरिंग के नाम से जाना जाता है। तो उस प्रोविजन के अंडर सारी कंपनीज जो इस रेट कट की वजह से उनके दाम कम होने चाहिए वो उनको पास ऑन करना पड़ेगा। आपको जानकर हैरानी हो सकती है, हमारे देश में अब तक एम्बुलेंस पर 38% जीएसटी लगती थी। यानी अब तक सरकार की नजर में एम्बुलेंस और लग्जरी कार में कोई अंतर नहीं था। और यही बातें लोगों को सबसे ज्यादा चुभ रही थी। इसी के साथ खबरदार में एक ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, फौरन लौटते हैं। आप देखते रहिए आज तक। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.aajtak.in पर जाकर तमाम खबरें विस्तार से देख सकते हैं और ताजा तरीन खबरों के लिए लगातार देखते रहिए आज तक। Presented